Assalamu alaikum to all the esteemed participants. I am Rimsha Fatma. I warmly welcome you all to the DART Scholarship webinar organized by Pakistan Society of Plant Breeders and Geneticists. DART Scholarship is a gateway to excellence. It empowers talented students to pursue academic dreams in Germany, a country renowned for its world-class institutions. Today, we have very eminent speaker with us, Mr. Fezan Elias. He did his bachelor's and master in soil science from University of Agriculture, Faisalabad. Currently, he is doing PhD under DART scholarship from Kiel University, Germany. He will provide you valuable information regarding DART scholarship. Let's dive into the exciting opportunities and valuable information that awaits you. Over to you, sir. जी सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं स्टडी इन जर्मनी और अब्रॉड। तो हम सब चाहते हैं कि हम जो कि एंथुसियास्टिक हैं अबाउट हिज परसुअल ऑफ मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज इन फॉरेन कंट्रीज। हम चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर कंट्री और बेहतर से बेहतर लैब को हम टारगेट कर सकें। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा कि हम कैसे एक अच्छी लैब को फाइंड कर सकते हैं, फिर मैं जाऊंगा कि हम किसी स्पेसिफिक कंट्री को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और किसी बेहतर लैब में हम कैसे एक फंडिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद स्ट्रेटजीज फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो स्किल आती है। ऑफ कोर्स हमारे पास डिग्री तो आ जाती है और डिग्री से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमें एक स्कॉलरशिप विन करने के लिए, जो कि हमारे पास स्किल्स होती हैं। स्किल्स आप आजकल हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और उनमें आप बेहतर अपने आप को अ, बेहतर बना सकें। जैसे कि हमारे पास बेसिक्स में एमएस ऑफिस है, देन हमारे पास आर सॉफ्टवेयर आ जाता है, पाइथन में आजकल चल रहा है। तो यानी जितनी एडवांस टेक्निक्स हैं उनको आप सीखें। लाइक हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं आजकल और उनमें हम हमारे पास जस्ट एक सिंपल डाटा होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट में आप के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको उनसे हट के भी आप एक नई चीज़ आप अपने पेपर में लेके आ सकते हैं, अगर आप अवेयर हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर से। जैसे कि आजकल हमारे पास मिनेकल है, उसमें हम फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे प्रोडक्ट टेबल में पाए जाते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे उनके इंट्रैक्शन चलते हैं। तो दैट द काइंड ऑफ न्यू थिंग जो आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको आपका डाटा या आपको आपका हाइपोथेसिस दे देती है, जो कि आप प्रेजेंट करते हैं। और दैट काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स यू मोर वैल्यूएबल एप्लीकेशन। और ऑफ कोर्स लक तो चलती ही चलती है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं किसी के लिए, और आप एक आपका जो टारगेट है आप उसके लिए कितना लॉयल हैं और कितना उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इसी को लेके भाई, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप विन नहीं करेंगे। बेसिक थिंग जो है वो कंसिस्टेंसी है। अप्लाई करते रहेंगे तो आप सीखेंगे और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आप एक जो बेहतर स्कॉलरशिप है उसको विन कर सकते हैं। और ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन वो क्या है। इसमें अब ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं कि जी हमें बस पाकिस्तान से बाहर निकलना है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो होना चाहिए कि हम साइंस के लिए बेहतर कर रहे हैं। तो अगर तो आपके जहन में ये है कि आपने साइंस के लिए बेटर करना है, उसके लिए फिर आपको उसी हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। आपको रीडिंग रीडिंग एक बहुत अहम चीज़ है। हम जस्ट एक तो पहले रीडिंग में आता है कि हम एक पेपर को रीड करने का तरीका जो कि हमें कम सिखाया जाता है हमारे ये, दैट्स अ पिटी इन आवर इंस्टीट्यूशंस दैट हमें इवन ये चीज़ें हमारे बैचलर लेवल पे हमें पता होनी चाहिए कि एक पेपर को रीड कैसे करना है। हमें
अपने मुतल्लिका चीज़ हमें कैसे एक पेपर से फाइंड करनी है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप वाकई ही साइंस करना चाह रहे हैं तो आप फिर आप एक अच्छी लैब की तरफ जाएं, और उस हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो पहले से सेट करना पड़ती है। और अगर तो आपका माइंडसेट बस यही है कि हमने जस्ट आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आप किसी भी लैब में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी छोटी लैब में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहले जस्ट माइंड में होता है कि हम जस्ट एक दफ़ा कंट्री से बाहर निकल जाएं और हम अपनी डिग्री स्टार्ट कर दें फॉरेन कंट्री में जाके। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आपके जहन में आता है कि देयर वॉज मच बेटर थिंग्स दैट आई कैन डू। तो अगर आप लैब कोई अच्छी फाइंड कर लेते हैं, देन इट रियली वर्थ कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आते हैं। फिर आपके चांसेस बड़े ब्राइट हो जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल इवन आप एक अच्छी लैब से इवन मोर स्ट्रोंगर लैब में मूव करना चाह रहे हों, या फिर आप अपना ही कैरियर इसी कंट्री में परसू करना चाह रहे हों, तो दैट मैटर्स अ लॉट। हमारे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली आते हैं यहाँ पे, और जस्ट उनका भी यही होता है कि हमने बस कंट्री से निकलना है। तो वो यहाँ भी आते हैं, उनमें पोटेंशियल बहुत होता है, वो अभी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने कैरियर को लेके, लेकिन वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मिनी जॉब स्टार्ट करते हैं, और उनका यानी मेन फोकस जो है ना वो स्टडी से हट जाता है। तो अगर आपका स्टडी से फोकस हट जाता है तो फिर आप जस्ट वो मिनी जॉब्स और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम सोचते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लाइक जॉब्स की बहुत ज़्यादा हैं। तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी अपनी फील्ड में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके लिए आपको compete करना पड़ता है। हालांकि जैसे कि इनके लोकल लोग जो हैं उनके लिए उनके साथ आपको compete करना पड़ता है। और जिनकी फॉर एग्जांपल जो यहाँ के नेटिव्स होंगे, उनकी लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगी आपसे, और वो प्रेफर करेंगे उनको लेना। और उनकी इवन बैचलर्स में ही उनकी स्किल्स इतनी इम्प्रूव हो चुकी होती हैं, तो आपको उनके लेवल पे आने के लिए फिर compete करना पड़ता है। और दैट is really difficult if you are doing some पार्ट टाइम जॉब्स। और पार्ट टाइम जॉब्स में यानी एक दो वीक में एक दो दिन के लिए दैट्स नॉट अ बिग इशू। आप वीक में 2 दिन जॉब्स करें और 5 दिन आप अपना स्टडी के ऊपर फोकस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा के लिए फिर आप अपने स्टडी के फोकस से ज़रा हट जाते हैं। नेक्स्ट है जी, अपनी एप्लीकेशंस को लेके हम सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल थिंग जो है वो ये है मोटिवेशनल लेटर, जिसका हमें हमें अपने माइंड में बड़ा इसको इम्पोर्टेंट लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ये हमारी मोटिवेशन देख रहे होते हैं, ये बंदा करना चाह भी रहा है कि नहीं करना चाह रहा। तो इसमें आपको अच्छे से बताना पड़ता है मोटिवेशन लेटर में, अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना पड़ता है कि भाई वाकई मैं विलिंग हूँ। मैं आपको अपना एंथुसियाज्म शो करवाना पड़ता है कि मैं आपकी अगर लैब में ज्वाइन करता हूँ तो मैं एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट जो है वो साबित होऊंगा। और ये चीज़ सिर्फ एक एप्लीकेशन में यानी एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में ही जस्ट रिक्वायर नहीं होती है, आपको इवन आपको एम्बेसी में भी वो कहते हैं कि आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखें। और इवन जैसे कि एक समर स्कूल्स होते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या फिर जस्ट सिंपल फंडिंग्स होती हैं। कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको फंडिंग्स मिल जाती है ना, जैसे आपने ट्रैवल करना हो या ये चीज़ें, तो फिर उसमें भी आपको मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको मेन में आपको यही रखना होता है कि आप अपना इंटरेस्ट अच्छे से शो करवाएं, क्यों मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए कैसे अच्छा साबित होगा। ये चीज़ें आपको मोटिवेशन लेटर में अच्छे से, और ये जहाँ पे मेरी पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये चीज़ें रीजनिंग उसमें स्टार्ट में रीजनिंग को लेके, और उसके बाद आपको ये शो करवाना होता है कि मैं अ, कितना अपना इंटरेस्ट आपको एक्सप्रेस करना होता है। तो मोटिवेशन लेटर को भी आप लेके गूगल को देख लें कि वहाँ पे भी आपको अच्छे सैम्पल्स मिल जाएंगे मोटिवेशन लेटर के। और ये एक यानी बेसिक थिंग है जो कि आपको एक स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में चाहिए होती है।
और नेक्स्ट है जी रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में यूरोपियंस जो है वो तो बिल्कुल आपको देखते हैं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट आया कि उनके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। और रिसर्च प्रपोजल आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। हमारे मिथ है कि भाई आप अगर ज़्यादा लिख रहे हैं तो वो आपको पता नहीं कैसे प्रोफेसर को जो है वो इम्प्रेस कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि यहाँ पे प्रोफेसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस आपका वन लाइनर होता है। एक लाइन जो है वो प्रोफेसर को यहाँ पे कैच कर सकती है और वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जनरली यहाँ पे आप का जो रिसर्च प्रपोजल है उसको लेके 1.5 पेज दैट्स इनफ रिसर्च प्रपोजल के लिए। उसमें आप बेसिकली रिसर्च प्रपोजल में हमने डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं ये रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ये असल में मसला है क्या। मसले को हम डिफाइन नहीं कर पाते अच्छे से, और उसका हल वो हमने अपने हाइपोथेसिस में देना होता है। तो दैट्स जस्ट ट्रिकी थिंग जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मसला क्या है और उसका हल क्या हो सकता है। तो ये ही मेनली होता है। उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर का नाम रिसर्च प्रपोजल नहीं है। आप 10 पेपर पढ़ दें और उसमें से एक एक लाइन उठा के बोल दें कि ये जी ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है, दैट्स नॉट रिसर्च प्रपोजल, वो जस्ट एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। तो रिसर्च प्रपोजल को बेटर वर्ड्स में नीड ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है। दैट्स अ ट्रू वर्डिंग फॉर रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट आ जाता है ये रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर भी एक अहम चीज़ है जो कि मोस्टली स्कॉलरशिप्स में ये जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपको सोचना है कि भाई मैंने रिकमेंडेशन लेटर लेना किससे है। सबसे बेटर ये है कि अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी प्रोफेसरशिप में कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते हैं कि उसने फॉरेन कंट्री से पीएचडी की हुई है, आप उससे आप रिकमेंडेशन लेटर लें। और बेटर ये होता है कि आप उससे जाके बात करेंगे ना, वो आपको प्रोफेसर्स के नाम बताएगा। और यूरोप में तो ये मेन है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो कि जस्ट कंट्री के लिए लिमिटेड नहीं होती, पूरे के पूरे यूरोप जो है वो डिफरेंट लैब्स जो हैं वो इकट्ठी हुई होती हैं। तो इसमें इंटरेक्शन काफ़ी होता है। आप डिफरेंट लैब्स के प्रोफेसर से मिलते हैं और ये बिल्कुल ओपन होते हैं। आपसे जब मिलते हैं तो बिल्कुल ओपन होते हैं। और उस वक़्त फिर उस बंदे से आपका अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। और इसी तरह जो आपके टीचर्स हैं वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि इस बंदे को आप अप्रोच करें अपने स्कॉलरशिप के लिए, और उसी बंदे से आप एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लें। तो उसमें फिर आप रिकमेंडेशन लेटर आपने ले लिया, उस आपने वो सेंड भी करना है उस प्रोफेसर को, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के सुपरवाइजर को या फिर किसी भी प्रोफेसर को जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया उसको सीसी कर दें। वो फिर आपको वहाँ पे एंडोर्स कर देगा आपकी एप्लीकेशन को। तो दैट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू कैन गेट इन विनिंग अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है जी कि रिजेक्शन हो जाती है। और अगर रिजेक्शन हो जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप रिव्यूअर से पूछें कि भाई मेरी रिजेक्शन हुई क्यों है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट होगी आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन में। तो ये इसको आप कभी ना भूलें कि अगर आप रिजेक्शन हो गई है तो आप पूछें भाई मसला क्या हुआ। फिर आपको पता चलेगा मेरे में कहाँ पे कमी है। और जो है इम्पोर्टेंट थिंग के ऑर्गेनाइज्ड, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और कैलेंडर का यूज़ करें। हमारे बड़ा कम है वैसे कि हम ईयरली प्लान कम करते हैं। जब आप बैचलर्स ख़त्म कर लेते हैं देन इवन बैचलर्स भी आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो जाते हैं। तो जब आप एक प्रोफेशनल हो जाते हैं फिर आपको एक ईयरली प्लान अपने साथ लेके चलना चाहिए कि मैंने एक साल में क्या करना है। उस एक कैलेंडर में आप देखें कि कौन कौन सी डेडलाइंस हैं और उसको मार्क करें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की यही सही किया कि भाई डेडलाइन है 15 अगस्त, हमने 14 अगस्त तक अप्लाई कर देना है या फिर 15 अगस्त तक अप्लाई कर देना है। तो ये फिर मसला क्रिएट करता है। आपको एटलीस्ट 3 वीक्स का मार्जिन रखना चाहिए। 3 वीक्स पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए। आखिरी दिन के लिए आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट है जी फंडिंग। फंडिंग में अब अगर देखें तो फॉर जर्मनी
या फिर यूरोप, इसमें सेल्फ फंडिंग है। सेल्फ फंडिंग में आपके लिए कुछ इजीनेस भी हो जाती है, कुछ डिफिकल्टीज हो जाती है। डिफिकल्टीज में मेनली यही है कि आपके पास आपको एक ब्लॉक अमाउंट अरेंज करना पड़ती है, दैट इज अराउंड 3.5 मिलियन PKR। तो वही 35 लाख आपको अगर अरेंज करना पड़ता है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। तो ये, लेकिन इसमें ये है कि आप बाउंड नहीं होते। बाउंड मीन्स कि आप किसी स्कॉलरशिप एजेंसी के थ्रू अगर जाते हैं तो वो आपको बाउंड कर लेते हैं कि भाई आप की ये लिमिटेशंस हैं, आपने इस हद में रह के आपने जॉब्स करनी है। सेल्फ में भी होती हैं लेकिन उतनी नहीं होती। और सेकेंडली ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं तो वो आपके ऊपर ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपने अपने कंट्री में वापस आना है। तो सेल्फ फाइनेंस में अगर आप जाते हैं तो उसमें आप के लिए इजी होता है कि अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कि उस कंट्री में आपने स्टे करना है नेक्स्ट भी, आपकी डिग्री के बाद भी, उसमें सेल्फ फंडिंग जो है वो थोड़ा बहुत आपको एज दे जाती है। तो नेक्स्ट फिर लेकिन फंडिंग जो है वो यहाँ पे डिग्री स्टार्ट करने के लिए मस्ट है। आपके पास या सेल्फ फंडिंग हो या आपके पास स्कॉलरशिप हो, देन प्रोफेसर जो है वो आपके बारे में सोचता है। और स्कॉलरशिप्स यहाँ पे जो जर्मनी और स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, HEC डार्ट है, जो कि HEC ने कोलेबोरेट किया हुआ है डार्ट के साथ, और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वो उनकी डेडलाइंस हैं वो ओपन होती हैं। तो HEC डार्ट के लिए एक जो बेहतर चीज़ वो ये है कि HEC के जो भी टेस्ट होते हैं, आप उसको उन उन HEC हेड टेस्ट उनको बोलते हैं, HAT टेस्ट, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह का है कोई। वो सारे के सारे टेस्ट आपको चाहिए कि आप ना दें, क्योंकि उसमें यह है कि उस स्कॉलरशिप को अपना उस टेस्ट को अगर आप पास करते हैं, उस टेस्ट की वैलिडिटी आपके पास 2 इयर्स है। 2 इयर्स में आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप आता है, आप उसके लिए उस टेस्ट को लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि जी डार्ट इंडिपेंडेंट है। HEC डार्ट का यही है कि आपने अप्लाई किया और पास हुआ टेस्ट, उसके बाद आपने डार्ट के पास चले जाना है, डार्ट ने आपका इंटरव्यू लेना है। दैट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज आपकी अपना अपना कंट्री विलिंग है आपको फंड करने के लिए। तो डार्ट जो है वो इतना आपको तंग नहीं करता है इंटरव्यू में। तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप इवन आप जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाता है। तो लेकिन उसमें वही होता है, फिर आपने अपनी डिग्री करनी है, डिग्री करके आपको रिस्ट्रिक्शन होती है, आपने अपने वापस कंट्री में आना है और 5 साल सर्व करना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं HEC डार्ट स्कॉलरशिप्स में। और जो डार्ट इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ अ बिट कम्पिटेटिव। उसमें एज वी नो दैट पूरी दुनिया के लिए ओपन होता है, और फिर उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन HEC डार्ट जो है उसमें आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आप एक जस्ट एक कंट्री से और अपने ही कंट्री के फंडिंग पे जा रहे होते हैं। तो लेकिन इवन जो अच्छी बात हमारे लिए डार्ट में इस बार ये है कि वो इस साल में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स और PhD के मिला के, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से उन्होंने लिए हैं इस साल में डार्ट के। तो ये नहीं है कि भाई वो जस्ट कंट्री को देखते हैं कि जी ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है तो हम किसको नहीं, ये जस्ट मिथ है। वो आप खुल के अप्लाई करें, आप अपनी जो ग्रिप्स हैं, आप जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें आप समझते हैं तो उनको हाईलाइट करें। तो ये बिग चांसेस कि आप फंडिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद HSF स्कॉलरशिप्स हैं, ये भी जर्मनी के ही हैं। और इसमें इतने लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो जिसमें वैसे ये है कि आप जिन चीज़ों जो ज़्यादा फेमस ना होते उसमें अगर अप्लाई करें तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप वो फंडिंग जो है वो ले लें। और इसी तरह DFG है, ये भी जर्मनी की है, फंडिंग एजेंसी है। उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो लेकिन इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है HSF और DFG का, वो ये है कि आपको लैंग्वेज का करना पड़ता है। इसमें लैंग्वेज उन्होंने रिक्वायर रखी होती है। डार्ट में लैंग्वेज का नहीं होता, आप इवन इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स उनसे भी काम चला सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ये यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं कील यूनिवर्सिटी में हूँ, इस कील यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप जर्मन लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे यूनिवर्सिटी ने एक लेटर दे दिया, उसमें उन्होंने लिख दिया कि भाई हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसमें फिर एम्बेसी आपको कोई तंग नहीं करती। अदरवाइज एम्बेसी ही आपको लेके बैठ जाती है कि भाई आपके पास टेस्ट नहीं है, हम आपको कैसे जाने दें। तो एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास टेस्ट हो, या आपके पास आइल्स, या फिर आपके पास जर्मन लैंग्वेज टेस्ट है, वो क्लियरेंस उसकी होनी चाहिए, तो फिर वो आपको वीज़ा देते हैं। अगर लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास लेटर हो कि हमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो एम्बेसी आपको दे देती है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज को लेके मैं कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जर्मन लैंग्वेज अगर टारगेट करना चाह रहे हैं यूरोप में अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए कि आप सीख लें। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट है, A1 लेवल है उसमें। आप यूट्यूब पे भी आपको उर्दू लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मेरे जहन में बंदे का नाम नहीं आ रहा, वो अच्छे उसने लेक्चर दिए हुए हैं जर्मन लैंग्वेज के। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो वो आप सीख सकते हैं उससे। और एक एप्लीकेशन है जो कि फॉलो नाम है उसका, FALOU। मैं यहाँ पे मैसेज में लिख देता हूँ। मैसेज 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 FALOU, ये एप्लीकेशन है। और ये आप अगर प्ले स्टोर से करेंगे तो उस पे आपको पेड होगी, और अगर आप गूगल से जाके करेंगे AP के वर्जन, वो आपको फ्री होगा। और ये जस्ट जर्मन लैंग्वेज के लिए नहीं है, बहुत सी लैंग्वेजेस है जो आप इसके साथ सीख सकते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन, आप इसको मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको जो है वो यूज़ करें। तो जर्मन लैंग्वेज का ये है कि यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज हैं यूरोप में, वो उनमें जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि जर्मनी खुद है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, उसके अलावा बेल्जियम में भी बोली जाती है। तो ये टॉप कंट्रीज हैं। और इसमें अच्छा है कि अगर आप के पास फर्स्ट लेवल जो कि A1 लेवल होता है, वो आपके पास हो जर्मन लैंग्वेज का, इजी हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। अगर आप यूरोप को ही टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को जो देखना चाह रहे हैं, दैट UK और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, देन फिर टोफल और आइल्स, दीज थिंग्स यू शुड गो फॉर। तो लैंग्वेज जो है वो भी बहुत अहम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अरास्मस है। अरास्मस में हमजा भाई आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और ये मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अहम चीज़ है कि मास्टर स्टूडेंट्स एरास्मस की तरफ जा सकते हैं। और एरास्मस में भी अभी हमजा भाई मुझे बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यू कैन आल्सो कांटेक्ट हिम। नेक्स्ट है जी प्रोफेसर फंडिंग। के प्रोफेसर के पास भी बाज़ औक़ात फंडिंग होती है, उसके पास लैब्स के फंड्स होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत यानी विद हाई बजट लैब्स यहाँ पे मौजूद हैं। उनमें आप अगर अप्लाई करें, फिर प्रोफेसर के पास फंडिंग होगी। और प्रोफेसर को आपने सर्च करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसके रिसर्च पेपर्स जो है ना, उसको आपने देखना है। और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज आप जस्ट उस प्रोफेसर की प्रोफाइल देखें, रिसर्च गेट पे देख लें, या फिर गूगल स्कॉलर पे देख लें। वो आप उसकी प्रोफाइल देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसके लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स जो हैं, रीसेंट पब्लिकेशंस, वो कौन सी हैं। आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी लैब में आजकल चल क्या रहा है। तो आप उसके मुताबिक ये अपना रिसर्च प्रपोजल आपको उसको दे सकते हैं। तो उसमें आपके पास काफ़ी हाई चांसेस है कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। और दूसरा होता है PhDs के लिए। PhDs के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इस तरह होगा, क्योंकि आपको उसमें से ही एक न्यू आइडिया डेवलप करना पड़ता है कि उस आपको पता चल गया उस लैब में चल क्या रहा है, आपने अपना आइडिया दे देना है कि भाई ये भी कर सकता हूँ मैं। तो वो फिर अगर तो प्रोफेसर को बात पसंद आती है, वो फिर अपने भी कमेंट आपको दे सकता है कि भाई हाँ ठीक है, हम इसको इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात प्रोफेसर्स के पास फंडिंग होती है, आप उनके साथ अगर रब्ता करें। आप मेरे पास जैसे अब मैं मास्टर्स का अपना थीसिस लिख रहा था, तो थीसिस के लिखते दौरान मुझे एक मेरा यानी जेनेटिक्स पे था एक जो मेरा रिसर्च ट्रायल था, वो बेसिकली
तो मैंने चाइना का प्रोफेसर था, उसको मैंने देखा, सेम वही का वही पेपर था, क्रॉप सेम, ट्रीटमेंट सेम, सब कुछ सेम वही था। तो मैंने मास्टर्स के दौरान ही मैंने उसको ईमेल लिख दी। तो उस बंदे ने के पास फंडिंग्स थी, यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की फंडिंग थी, उसने मुझे सेंड कर दिया कि भाई ठीक है, आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स मोस्ट वेलकम। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप अगर अपना ही, फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपने थीसिस लिखना होगा, तो जाहिर सी बात है, आपने थीसिस लिखना है तो आप रिसर्च पेपर्स देखेंगे। तो बेस्ट ये है कि आप जब अपना ही राइट अप कर रहे हैं, उसी वक्त आप देख लें कि भाई आपके फील्ड के अंदर कौन कौन से प्रोफेसर जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को ही टारगेट करें और कांटेक्ट कर लें आप उनसे। और इट्स नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप ने साल बाद उसको ज्वाइन करना है प्रोफेसर को, तो आप अभी सोच रहे हो कि भाई मैं उसको, ये हेजिटेशंस बड़ी हैं कि भाई मैं उसको कांटेक्ट करूं भी या ना करूं, करने का फ़ायदा भी है कि नहीं करने का फ़ायदा। स्कॉलरशिप्स में भी इवन हमने अप्लाई करना होता है, हमारे जेन में डिफरेंट काइंड्स की हेजिटेशन चल रही होती हैं, पहले से हमने प्लान बना के रखा होता है, वो यार मैंने तो 6 महीने बाद ये करना है, फलां बंदे की शादी आने वाली है, वो अटेंड करनी है, तो ये चीज़ें हमारे जेन में पहले से चल रही होती हैं। तो फिर हम वो अप्लाई ही नहीं करते। हम कहते हैं यार फ़ायदा ही कोई नहीं करने का, हमारी तो जीपीए कम है, तो हम करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं होंगे। तो बाद में फिर साल बाद देखते हैं तो जिनका 3.2 सीजीपी होता है वो सिलेक्ट होके बैठे होते हैं, फिर हम कहते हैं यार ये बंदा देखो, इसका तो कुछ भी नहीं था, इसको आता जाता कुछ नहीं था, और ये इसका सिलेक्ट होके बैठा। तो बात वही है, कंसिस्टेंसी आप अपने अंदर लेके आए, अप्लाई करें, तो आप यानी जिस मकसद के लिए वर्क करते हैं आपको मिल भी जाता है। तो बाकी ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा सर, इस तरह है कि मुझे काइंडली बताइएगा, अगर कोई प्रोफेसर हमारी मेल नहीं खोलता तो हमें इसका ट्रैकर से हम पता भी लगा लेते हैं कि जी उसने मेल नहीं खोली। उसने बकायदा अपना नोटिफिकेशन भी जारी किया कि मुझे जरूरत भी है, तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है, ये इसके बारे में काइंडली बता दें। एक बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि वो ट्रैक ट्रैक ईमेल जो है ना, उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हम काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, तो क्योंकि आप ट्रैक ईमेल कर रहे होते हैं ना, तो अगले बंदे को भी नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी ईमेल जो है ना वो ट्रैक हुई है, और आपने अगर ओपन किया तो अगले बंदे को पता चल गया कि आपने ओपन किया है। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी ईमेल्स को वीकेंड पे कर देखते होते हैं, लाइक फ्राइडे को उन्होंने देखना होता है या मंडे की मॉर्निंग। आप तो बेस्ट टाइम है आप थर्सडे को कांटेक्ट करें। थर्सडे को किसी भी प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना, थर्सडे को करें, ताकि वो फ्राइडे को या मंडे को आपकी ईमेल देख ले। और सेकेंडली ये है कि अगर आप को पता है कि उस बंदे ने आपकी ईमेल देख ली है और फिर भी आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहा, दैट में भी उसको आपकी प्रोफाइल नहीं पसंद आई। और अगर प्रोफाइल पसंद नहीं आई, आपको उसको दोबारा यानी इतना तंग नहीं करना चाहिए। आप एक जस्ट एक रिमाइंडर ईमेल उसको दे सकते हैं, उसमें आप फिर वेट कर सकते हैं, अगर आ गया रिप्लाई देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और आप समटाइम्स अगर आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि उस प्रोफेसर की लैब में आपके कंट्री के लोग हैं कि नहीं है। जैसे कि मैंने अब कील यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था, तो उसमें मैंने देखा इस प्रोफेसर की प्रोफाइल को, और मैंने देखा साथ में इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से लोग हैं, फिर मुझे नज़र आया कि यहाँ पे पाकिस्तानी भी है। फिर मैंने उस पाकिस्तानी से रब्ता किया और मैंने पूछा कि भाई इस लैब में क्या क्या चल रहा है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। उसी हिसाब से फिर मैंने रिसर्च पर प्रपोजल को मॉडिफाई करके प्रोफेसर से रब्ता कर लिया, और वो एग्री हो गया, क्योंकि उसको नज़र आ रहा था कि हाँ भाई मैं इसको ऑफर भी कर सकता हूँ, और इसका इंटरेस्ट भी वही है जो कि मेरी लैब में काम चल रहा है, तो वो फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। तो बेटर ये है आप पहले देख लें उस प्रोफाइल को, अगर तो आपकी रेलेवेंट आपको कोई बंदा नज़र आ जाता है, दैट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं नज़र आता तो फिर आप उसको जस्ट एक रिमाइंडर ईमेल दे दें कि भाई मुझे यानी बता दें आप। तो इसमें यानी यही चीज़ें हैं। और अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, आप उसको यानी फोर्स तो कर नहीं सकते कि भाई नहीं मुझे अप्लाई मुझे बताओ। तो
हाँ, आप बेस्ट ये है कि आप अपने ही बंदे को, रेलेवेंट बंदे को अप्लाई करें। ये एक आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आपका मेन फोकस ब्रीडिंग है और आप ब्रीडिंग के 4-5 प्रोफेसर्स को एट अ टाइम अप्लाई कर देते हो, तो वो भी एक थोड़ा सा मसला हो जाता है। आप टाइम रखें, आपको वही ना ऑर्गेनाइज रहें। आपको पता होना चाहिए कि 2-3 मंथ्स लग जाते हैं एक प्रोफेसर का आपके साथ कांटेक्ट होने में, जिसमें आपको वो अच्छा रिस्पांस दे दे। जस्ट एक प्रोफेसर नहीं, यानी आपने 3-4 प्रोफेसर के साथ रब्ता करना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हो सकता है पहले ने आपको रिस्पांस नहीं दिया, आपने सेकंड से रब्ता किया, उसने रिस्पांस दे दिया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको थोड़ा सा अपने अपने पास थोड़ा सा ना गैप रखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल एंड डेज जो है डेडलाइन के, उसको नहीं आपको माइंड में रखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपने कवर करनी होती हैं। तो अपनी जस्ट फील्ड के रेलेवेंट ही आप देखें। और ये इनकी कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं, सब के सब इकट्ठे बैठे होते हैं, तो ये एक साथ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। और जब ये देखते हैं ना कि यार इस बंदे ने मुझे भी अप्लाई किया और तुझे भी अप्लाई किया और सेम प्रपोजल के साथ अप्लाई किया, तो वो फिर इस चीज़ को लेके ना ज़रा होते हैं, मजाक सही करते हैं कि भाई हर साइड पे चला हुआ है। तो यानी हर एक की स्पेशलिटी सेम नहीं होती। आप ने अगर दूसरे के साथ कांटेक्ट करना है, करें, लेकिन आप उसका रिसर्च इंटरेस्ट देखें, उसके हिसाब से आप उसके साथ बात करें। फिलहाल भी एक स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, तो मैं वन टू वन मतलब आगे करता हूँ क्वेश्चंस हम्म। देखना। मिस्टर दानिश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैजान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स इन जर्मनी? बोथ केसेस, फॉर एग्जांपल सेल्फ फंडिंग वाले केस में और स्कॉलरशिप वाले केस में, दोनों केसेस में बता दें। अब जैसे कि मैं हम्म अभी बीट करके हटा हूँ, मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है ना, तो हम्म मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ या मैं सेल्फ फंडिंग के लिए जस्ट एलिजिबल हूँ इस टाइम पे? इन हम्म दोनों केसेस में ना मुझे एक ब्रीफ कर दें काइंडली। अच्छा, ये ऐसे है कि हर यूनिवर्सिटी की जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि लैंग्वेज की भी है, तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। मेन चीज़ ये है कि आपका गैप नहीं आना चाहिए। आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो उसके बाद आप अपनी ही फील्ड के साथ जुड़ जाएं। आप फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप रिसर्च के साथ ही मास्टर्स या पीएचडी परसू करने का मतलब होता है कि आप अपनी रिसर्च के साथ ही रहना चाह रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप अपनी रिसर्च के ही रेलेवेंट, आपको अगर जॉब मिल जाती है वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको आप अपने एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं। और इसमें ये आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसमें देखें आपके उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये एक स्कॉलरशिप, मेन स्कॉलरशिप एजेंसी जैसे कि डार्ड है, वो आपको ये नहीं कहेगी कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपको कहेगी ये आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत अब्दुल्ला। और ये जस्ट ये नहीं है कि आप के पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आप डिग्री परसू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर्स या मास्टर्स आप कर रहे हैं, आप डिग्री करते हुए भी आप स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वो डिफरेंट काइंड ऑफ होप सर्टिफिकेट भी होता है कि आपकी इस टाइम पीरियड में डिग्री ख़त्म हो जाएगी और अभी तक आपका सीजीपीए ये है, उस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। एक दैट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग। उसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं बिकॉज आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई होती। तो लेकिन आपके पास एक लर्निंग है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाइना में हो जाता है। चाइना में अगर आप के पास जस्ट एक होप सर्टिफिकेट है कि भाई 2023 के सितंबर में इसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, वो उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यूरोपियंस में मोस्टली ये होता है कि आपकी डिग्री जो है ना वो कंप्लीट हुई हो, तो वो फिर आपको देख लेते हैं।
फैजान भाई, आपने स्कॉलरशिप की बात की है, जैसे डैड एचएससी डैड भी है और डैड भी है, और अदर देन डैड एचएसएफ और डीएफजी भी है। एचएसएफ और डीएफजी का तो मसला यही आ जाता है कि वहाँ पे लैंग्वेज का भी इशू, और ऊपर से वो फुली फंडेड भी नहीं होते। तो एचएससी डैड और जो डैड है, इसमें सबसे जो मेन क्राइटेरिया आप अगर देखें तो वो सिर्फ यही आता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस लेके आए। अब एक फ्रेश ग्रेजुएट 2 साल का एक्सपीरियंस किधर से लेके आए, तो उस चीज को कैसे टैकल करना है? फ्रेश ग्रेजुएट्स अगर तो आप मास्टर्स के हैं ना, तो वो मास्टर्स की 2 साल जो है वो एक्सपीरियंस में काउंट हो जाते हैं। आपने बीएससी के बाद अगर एमएससी की है वो आपके उसमें आ जाती हैं। तो अगर आप बीएससी के एंड में हैं, आपको चाहिए फ़ौरन आप अप्लाई करना शुरू शुरू कर दें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि कंप्लीट नहीं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, आप अपने ही कंट्री में मास्टर्स डिग्री जो है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि वो फिर आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो ही आपका एक एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगी 2 साल का आफ्टर बैचलर्स। उसमें फिर आपको इतना इशू नहीं होगा। और अगर आप वीजा यही देखते हैं कि मुझे बैचलर्स के फौरन बाद आपने डिग्री स्टार्ट करनी है, मास्टर्स स्टार्ट करना है, फिर आपको वो सेल्फ की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अलीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या पासपोर्ट नंबर चाहिए? पासपोर्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए नहीं, आई थिंक नहीं नहीं, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए होता है। तो जब आपने स्कॉलरशिप सिलेक्शन हो जाती है फिर उसमें, लेकिन इस नॉट अ इशू। आप स्कॉल पासपोर्ट 10 इयर्स वाला बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आजकल तो आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है पासपोर्ट बनवाना। तो ऑन अ सेफर साइड इजी रह जाता है। इवन आपने स्कॉलरशिप क्या, आपने अगर ट्रेनिंग स्कूल के लिए आपने ज्वाइन करना हो तो वो ज़्यादा इजी रह जाता है। और ट्रेनिंग स्कूल के लिए मैं कहूँगा आप सर्च करते रहें। टर्किश का आता है, लास्ट टाइम अभी चेक रिपब्लिक का आया हुआ था। तो ओके सर। ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए तो फ़ौरन ही आपको चाहिए होता है ना पासपोर्ट। तो ये एक बड़ी बेसिक चीज़ है जो कि होनी चाहिए। अगर आप और सर जैसे हम्म, 7th सेमेस्टर में अभी मेरा स्टार्ट होगा तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अभी कर हम्म, सकती हूँ? हाँ हाँ, उसमें वही है ना कि आप पहले यूनिवर्सिटी में ही जाएंगी अपने ये कौन सा होता था अच्छा, उसमें आपने यही देखना कि होप सर्टिफिकेट होता है। आपको ग्रेजुएट सेंटर जाएंगे ना आप, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो आपको एक लेटर दे देते हैं कि भाई इस बंदे का सीजीपीए अब तक का इतना है। उसमें ये लाइन लिखी होगी कि इसका अभी तक का सीजीपीए इतना है, और उसमें आगे नेक्स्ट लिखा होगा कि इसकी डिग्री जो है एक्सपेक्टेड ये है कि इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट सेकेंडली आपने फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इंग्लिश ईपीसी होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो भी साथ में आपने ले लेना होता है। उसमें लिखा होता है कि जो भी सारे के सारे इसके कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में थे। और उसमें यानी एग्जामिनेशन और टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग वो जो था वो इंग्लिश में था। तो ये दो अगर आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं तो आप बैचलर्स के दौरान ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा, अब मैं यहाँ पे हूँ तो फिर मुझे आइडिया हो रहा है, चाइना को आपने हल्का नहीं लेना। चाइना में हम स्टूडेंट्स का माइंड बना होता है कि भाई चाइना में तो हर बंदा जा रहा है तो मैंने क्या करना जाके। लेकिन चाइना की जो लैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं। हमारी लैब्स जो हैं वो इतना स्पेंड नहीं कर रही। इवन यूरोपियंस लैब्स जो है इतना स्पेंड नहीं कर रही जितना वो स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि इनकी रेपुटेशन बनी हुई है यूरोपियंस की। तो दैट्स द रीज़न। सर मेरी फील्ड न्यूट्रिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूछ। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हाँ हाँ, न्यूट्रिशन में आप सर्च करें, जैसे कि अब जर्मनी में भी है। अ, इसमें है डीजीपी। डीजीपी दैट्स अब इसका जर्मन में ही है। इसको आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, जर्मन सोसाइटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। तो इसकी वेबसाइट पे आप देखेंगे, आपको एक तो मटेरियल अच्छा मिलेगा,
कि क्या चल रहा है प्लांट न्यूट्रिशन में आजकल, और आपको उसमें एक सेक्शन होगा पब्लिकेशंस का, उसमें भी आप देख सकती हैं कि इनकी रीसेंट पब्लिकेशंस क्या हैं। पब्लिकेशंस देखने का आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट के रेलेवेंट या आपके इंटरेस्ट के रेलेवेंट कौन सी पब्लिकेशन है और उस पब्लिकेशन के ऑथर्स कौन से हैं। उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोफेसर आपके साथ को आपको टारगेट करना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि एक प्रोफेसरशिप है यहाँ पे, उसमें एक ही प्रोफेसर होगा। जैसे कि प्लांट न्यूट्रिशन की इंस्टीट्यूट है इस एक यूनिवर्सिटी में, उसका एक ही प्रोफेसर होगा, उसमें कोई दो चार प्रोफेसर नहीं होंगे। जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, इसमें हमारे यूएफ में कोई 6-7 प्रोफेसर होंगे, उसके बाद कोई 7-8 असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, और इसी तरह कोई 10-12 कोई असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ एक प्रोफेसर होता है, और नेक्स्ट जो है वो पोस्ट डॉक और पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेनली हमने जो है वो प्रोफेसर को कांटेक्ट करना होता है। ओके सर, थैंक यू। जी जी welcome। हादिया। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली जर्मनी में एक प्रोफेसर को अप्रोच किया था। उसका जो रिसर्च वर्क है ना, वो 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हुआ है, एक पल्सेस पे और एक टोमेटो पे। तो समहाउ जो मेरा सारा इंटर्नशिप और काम वगैरह ना कैस में, तो मेरा सोयाबीन पे था जो कि पल्सेस क्रॉप है। तो उसने मुझे रिकमेंडेशन उसने मुझे वो भी इंटरेस्टेड है मुझे रखने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट वो मुझे कह रहा हुआ था कि आपको अकोमोडेशन खुद मैनेज करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा बाकी आपको लैब फंड वगैरह कर देगी, लेकिन बाकी जो है ना आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। लेकिन अभी तो आई थिंक सो कि उसकी यूनिवर्सिटी की जो अप्लाई वाली डेट है ना वो भी आई नहीं हुई। वो एग्रीकल्चर का जो आता है ना उनका, वो आई थिंक कोई अक्टूबर में उसकी होती है स्टार्टिंग। तो उसके लिए डैड जो है ये हेल्पफुल है। हाँ, ये बेटर रह जाएगा अगर आपके पास फंडिंग सोर्स हो जाता है। अगर आपको एक प्रोफेसर के साथ अभी से आपका कांटेक्ट है और विलिंग है वो कि आपको अपने साथ अपने ग्रुप में वो ज्वाइन कर ले, आप कर लें, तो उसमें ये आपके पास बेनिफिट होगा। अगर आप डार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें भी आपने प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होता है, तो ये चीज़ आपको तब फ़ायदा दे देगी। और इवन अगर आप अभी से अप्लाई करना चाह रही हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन वगैरह करना चाह रही हैं, तो आप उसको बता दें कि भाई ठीक है, मैं विलिंग हूँ, मैं आप मुझे इनके ग्रेजुएट सेंटर से कांटेक्ट वगैरह करवा दें, तो वो फिर आपको खुद ही, मोस्टली प्रोफेसर ऐसे ही करते हैं कि आप वो खुद ईमेल लिख देते हैं ग्रेजुएट सेंटर को और आपको सीसी कर देते हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट में हो जाती हैं विद रेफरेंस विद योर सुपरवाइजर। तो ये अब आप देख लें कि आपने ऑन अ सेल्फ फाइनेंस अगर आप अफोर्ड कर रही हैं, आप ज्वाइन करना चाह रही हैं, देन आप अभी से परसू कर लें, या फिर अगर आप देखना चाह रही हैं कि आपके पास फंडिंग सोर्स हो, तो फंडिंग के लिए आप फिर डार्ट और HEC डार्ट इनको आप फॉलो कर सकती हैं। मिस्टर पीपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। एक क्वेश्चन, आपने स्टार्टिंग में कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए थे, अगर आप उनको चैट में लिख दें तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने जो डार्ट की रिक्वायरमेंट है मास्टर स्कॉलरशिप्स की, कि वो कहते हैं कि बैचलर डिग्री शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 इयर्स। अगर वो 6 इयर्स से ज्यादा हो जाती है ओल्डर, और बीच में कोई एक कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, या मैं अभी PIIC से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रही हूँ, तो वो भी तो एक ग्रेजुएशन की ही एक कोर्स में ही आ जाता है, तो क्या उसके लिए मैं उसके लिए डार्ट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, अगर तो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि 6 साल का गैप नहीं होना चाहिए, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो फिर आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर तो आप ये सोच रही हैं कि आपके पास कोई कोर्स वगैरह है और वो मास्टर्स के इक्वल हो सकता है, तो फिर उसके लिए आपको एक एविडेंस लेनी पड़ती है HEC से। अगर तो वो लिख देते हैं कि भाई हाँ ठीक है ये मास्टर्स के इक्वल है, देन वो आपको एडमिशन दे देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम देन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद फारिस। ये सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्कॉलरशिप्स हैं
ऐसा भी है कि अगर 1 या 2 साल का गैप होता है डिग्री में, तो उनका कोई इशू तो नहीं है कि गैप है, जैसे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि अगर कोई काम वगैरह आपने नहीं किया हुआ और मोस्टली वो 1 या 2 साल से ज़्यादा का गैप वो रिजेक्ट कर देते हैं अक्सर। हाँ 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 हाँ, मैं अभी कुछ देर पहले मेरी ये हमजा भाई से बात हो रही थी, तो मुझे ये इनसे भी यही डिस्कशन हो रही थी कि गैप अगर आ जाता है तो फिर आपको डिफेंड करना पड़ता है। अगर यानी आपकी फील्ड सेम नहीं है, गैप मींस ये नहीं है कि आप ने डिग्री कंप्लीट की है और साल 2 साल आपने जॉब की है, दैट्स अ गैप। गैप ये है कि आपने डिग्री कंप्लीट की है और अपनी फील्ड से थोड़ा सा हट गए हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होता है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने डिफेंड करना है। तो अगर तो आपने अपनी फील्ड को नहीं छोड़ा, आपने फॉर एग्जांपल कोई सीड कंपनी ज्वाइन कर ली है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। आप उसमें बता सकते हैं कि ये मैंने फील्ड का काम किया है, और वो आपको इसको आपको बेनिफिट मिलेंगे कि आपको उसको एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, ना कि आपको वो गैप काउंट करें। तो अगर आपको पता है कि नहीं मैं अपनी फील्ड से हट गया हूँ, देन इट्स अ गैप, और फिर उसको आपको सॉलिड रीजनिंग के थ्रू आपको उसको डिफेंड करना पड़ता है। मार जा। अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई, मेरे ना 2 क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम जी। फर्स्ट ये है कि जो हमारा सेल्फ पे एडमिशन होता है, यानी कि हम सेल्फ पे करना चाह रहे हैं मास्टर, हम्म तो उसके लिए हमारा जो ब्लॉक अकाउंट है उसके लिए सिर्फ हमें बजट चाहिए, या जो उधर हमारी आके जो फीस होगी अकोमोडेशन की, हमारी जो चार्जेस होंगे वो भी हमें खुद ही अफोर्ड करने पड़ेंगे? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपकी फैमिली में से कोई जर्मनी है तो वो उधर यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर से मिलके अप्लाई कर सकता है, या इसके लिए क्या कोई और है? आपका मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फॉलो नहीं कर सका, काइंडली रिपीट कीजिएगा। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो सेल्फ पे है वो जस्ट हमारा ब्लॉक अकाउंट है वो ही है जस्ट, या हमने जो आगे इधर फीस पे करनी है वो भी हमने सेल्फ ही पे करनी है? हाँ सही सेल्फ है, बेस पे है जो। और सही है, सही है, सेकंड सही है। ये, जी जी, सेकंडली ये है कि अगर फैमिली मेंबर में से आपका कोई जर्मनी है, वो जाके प्रोफेसर से मिलके अप्लाई कर सकता है उधर ही? तो पहला जो क्वेश्चन है उसका ये है कि सेल्फ फाइनेंस में आपने वो उनको जस्ट फंडिंग श्योरिटी चाहिए होती है। फंडिंग श्योरिटी दैट मीन्स कि आप 1 साल के लिए सरवाइव कर सकते हैं कंट्री में। और अब आपके फॉर एग्जांपल आपने वो 35 लाख रुपया, या फिर आई थिंक ज़्यादा होगा अब, क्योंकि यूरो का रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। बेसिकली इट्स 11,200 यूरोस। इतने यूरोस आपके पास हों, आपने वो अकाउंट इधर इधर के अकाउंट में आपने वो ब्लॉक कर देने होते हैं। और उस अमाउंट को आप साल में उसमें उन्होंने आप उसको फॉर एग्जांपल 11,200 यूरो है ना, उसको आप 12 से डिवाइड कर लें तो आई थिंक इट्स अराउंड 950 इस तरह आ जाएगा। तो वो 950 यूरो आपको पर मंथ आप उसमें से निकलवा सकते हैं उस ब्लॉक अकाउंट में से। और दूसरी बात यह है कि फीस वगैरह वो तो आपको खुद पे करना होगी सारा कुछ उसमें, लेकिन जर्मनी में इतनी ज़्यादा फीस नहीं है इसमें। काइंड ऑफ लाइक 250 260 डिपेंडिंग अपॉन सिटीज़, जैसे कि बर्लिन वगैरह है और म्यूनिख है, उसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, 320 360, लेकिन फिर भी आप 400 से नीचे ही रहेंगे। 400 से ऊपर कहीं भी नहीं है। 350 मैक्सिमम आई थिंक 350 यूरो तक है। तो डेनमार्क में है, डेनमार्क में आप को कोई फ़ी नहीं पे करना पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ी करनी पड़ेगी पे। और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बेस्ट है जर्मनी वैसे। यूरोप में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बेस्ट है। मैं वैसे ट्रैवल भी किया है दूसरे कंट्रीज़ में, तो जब आप ट्रैवल करते हैं फिर आपको आइडिया होता है कि वाकई भाई जर्मनी जो है ना वाकई यूरोप में क्यों नंबर 1 पे है। तो ये है कि, और सेकंडली ये है कि आप के यहाँ पे अगर कोई रिलेटिव्स हैं उसमें आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि अगर
इवन आपका प्रोफेसर भी आपको रिकमेंड कर रहा हो ना, तो वो फिर आप में देखेंगे कि इसमें वाकई कोई एबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे बस वो हिसाब नहीं है कि भाई अगर अगले बंदे ने जाके कह दिया, इसने कहा हाँ ठीक है इसको मैं जानता हूँ, या फिर ये बंदा ठीक है यहाँ पे रहता है, उसको वो कुछ भी नहीं देखेंगे, वो जस्ट देखेंगे कि आप की प्रोफाइल क्या है। फिर वो आपको वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। बाकी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन है, आप घर बैठे सारा कुछ ऑनलाइन ही चलता है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लेना हो इवन, वो भी सारा का सारा ऑनलाइन है। वालेकुम। मैं भी केमिस्ट्री कर रही हूँ, मेरा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने ये पूछना था कि केमिस्ट्री के लिए जर्मनी कंट्री कैसा है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड आप मुझे बताइए। केमिस्ट्री के रिलेटेड, हाँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग इसमें हाँ बेस्ट है। आप करें फॉलो। और केमिस्ट्री का क्योंकि थोड़ा सा मेरे से ज़रा हट के है इसमें, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये है कि मेरा जो रिसर्च वर्क है उसमें केमिस्ट्री काफ़ी है। तो नेदरलैंड्स में केमिस्ट्री का बहुत अच्छा है। लेकिन जर्मनी भी, लेकिन मेरे जर्मनी पे इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री के हवाले से मेरी इतनी फाइंडिंग्स नहीं है कि मैं जानता हूँ। तो वो फिर वही है, सर्च सर्च सर्च, आप देखें एक आपको मिल जाएगी। वही वही मेक स्कॉलर्स की है एक वेबसाइट, आप उसको फॉलो करें, उसके ऊपर आप अपनी सर्च करें आप किस कंट्री में, उसमें आपको कंट्री वाइज आपको आप इवन आप लैब्स और सिटीज़ में भी आप जाना चाहें उसमें भी जा सकती हैं कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, वो आपको बता देगा कि आप के रेलेवेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस कंट्री में मौजूद हैं। आप उसको ओपन करें और अम, अपने वो ये बात जो है ये तो पक्की अपने जहन में सब लोग पक्की कर लें कि भाई जो आपकी फील्ड है आपको उसी हुक को ही लेके चलना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई अम, इतने ज़्यादा प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की फील्ड में तो मैं सबको ही, नहीं। जो आपने बेसिकली फॉर एग्जांपल बैचलर्स है, बैचलर्स में इंटर्नशिप है, आपको इंटर्नशिप जो है वो उसके हिसाब से देखना चाहिए कि भाई मैंने ये इंटर्नशिप की है और इसके रेलेवेंट कौन कौन सा प्रोफेसर मौजूद है। या फिर अगर आप ने इंटर्नशिप अभी स्टार्ट नहीं की, आप पहले ही सर्च कर लें कि आपके रेलेवेंट कौन कौन सा प्रोफेसर है, या फिर आप ये सर्च कर लें कि ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर प्रोफेसर किस फील्ड में हैं एक ही सब्जेक्ट को लेके, तो आप उस हिसाब से अपनी इंटर्नशिप को प्लान कर लें। तो यही चीज़ें हैं कि आप अगर छठे या सातवें सेमेस्टर में हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट आपको इस हिसाब से होगा कि आप अभी से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें जो है वो इजी हो जाएंगी। Hello, can you hear me? जी जी। Mr. Fazan, thank you. It's great hearing you. अच्छा, मुझे कुछ पूछना है कि मैंने एग्रीकल्चर में MSc कंप्लीट कर ली है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। फर्स्ट तो ये कि व्हाट अबाउट डूइंग द MSc अगेन थ्रू Erasmus और एनीथिंग एनी स्कॉलरशिप एल्स, और second ये कि मैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो करना चाह रहा हूँ इन PhD और इन फर्दर स्टडीज। सो उसके लिए क्या मुझे सपोर्ट हो पाएगा ये स्कॉलरशिप के लिए? तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे इसके लिए? थैंक यू। सही है। तो आपकी MSc माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले मैं उसी पॉइंट पे जाऊंगा कि आप अपने प्रोफेसर से, अपने सुपरवाइजर से बात करें, या आप जानते हो कि जिसने फॉरेन से PhD की, इवन PhD ना भी की हो, जिसने फॉरेन टूर्स किए हुए हैं। हमारे एक एक आधा प्रोफेसर ऐसा लाजमी होता है जिसके ये चीज़ें जो है ना काफ़ी प्रोफाइल में ज़्यादा होती हैं कि वो दूसरे कंट्रीज में जाता है। अब मेरा सॉइल साइंसेस था, मेरे सुपरवाइजर जावेद अख्तर साहब थे, लेकिन मेरा कांटेक्ट हो गया ये यासीन साहब से। तो यासीन साहब से फिर यानी आगे प्लांट न्यूट्रिशन के हैं वो, मे भी आप जानते हो शायद, वो भी हैं या पता नहीं, वो हो गए हैं रिटायर। तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी फॉरेन में कितने लिंक्स हैं। जिसके जिसके ज़्यादा लिंक्स हैं आप उससे जाके बात करें, आप उसको बताएं कि मैं फ़लाँ सुपरवाइज़र का, मेरा मैं फ़लाँ टीचर का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं ऐसे परसू करना चाह रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से जाके उससे बात करें,
और आप देखें कि उसके पास कौन सा टाइम फ्री अवेलेबल होता है, उसके अपने स्टूडेंट से पूछ लें, और उससे जब बात करें फिर उसको बताएं कि भाई मैं ऐसे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपके अगर कोई लिंक्स हैं तो काइंडली मुझे बता दें। फिर आपको सपोर्ट उनकी मिल सकती है। आप किसी दूसरे प्रोफेसर के साथ फॉरेन कंट्रीज में अपना रब्ता करना चाह रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट मिल जाती है। और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है तो उसमें काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है काम। इवन हमारी ही इंस्टीट्यूट में भी प्रोफेसर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो नेचर की तरफ ही जाता है। पब्लिकेशन उसकी जो है वो 20 इम्पैक्ट फैक्टर से ऊपर जा रही होती हैं। तो वो उसकी अच्छी प्रोफाइल है। और अ, ऐसे ही आप अपने रेलेवेंट जो प्रोफाइल्स हैं उनको देखें। आप एक प्रोफेसर है, मुझे ये नहीं आइडिया कि आपका ज़्यादा फोकस ब्रीडिंग की तरफ है या जेनेटिक्स की तरफ है। तो अगर आपका ज़्यादा फोकस ब्रीडिंग की तरफ है तो आप बेस्ट ये होता है कि आप उसके रेलेवेंट जो सोसाइटीज़ बनी हुई है ना उनको आप सर्च करें, और फिर वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से प्रोफेसर जो है ना वो या डिफरेंट कंट्रीज में चल रहे हैं। यहाँ पे जस्ट सिंपल एक कंट्री की सोसाइटी नहीं होती आप, और कंट्री की भी होती हैं। एक कंट्री को लेके जैसे जर्मन सोसाइटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन मैंने आगे बताया, एक कंट्री की भी होती है और पूरे यूरोप की भी होती है। आप जब सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके रेलेवेंट कोई एक कंट्री में है या फिर पूरे के पूरे यूरोप में है। तो आप उस हिसाब से प्रोफेसर को सर्च करना, ये असल ट्रिकी काम ये यही है। और ये वो काम है जो कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी रिसर्च में अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई जीनोटाइप्स जो हैं वो स्क्रीन की हैं अपने मास्टर्स के थीसिस में, तो आपको पता है कि भाई मैंने किसी डिजीज के अगेंस्ट की है। अब आपको पता है कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जेनेटिक्स की तरफ है, आया कि जीन एक्सप्रेशन जो हो रही है डिफरेंट डिजीज़ के रिस्पांस में उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट वो डिजीज़ की तरफ है। तो उस हिसाब से आप प्रोफेसर को सर्च कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है जो कि आप खुद ही कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, और उसको लेके आप इवन आप अपने यूएफ की तो होगी वेब ऑफ साइंस पे एक्सेस, आप वेब ऑफ साइंस पे सर्च करें ये एक आधा पेपर। जस्ट आपका फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जेनेटिक्स में है और साथ में आप फॉर एग्जांपल सेलिनिटी को ले लें। आप वेब ऑफ साइंस के ऊपर लिखें सेलिनिटी और साथ में लिख दें जीनोटाइप्स या जेनेटिक्स, ये इस तरह का कुछ भी लिख दें, 3-4 कीवर्ड्स दें, उसको सर्च करें, आपके सामने पेपर्स आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि रीसेंट पब्लिकेशन भी उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट 3 इयर्स में जो पब्लिकेशंस आई हैं उसको आप देखें, और उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद हैं आपकी फील्ड के। ये एक शॉर्टकट है कि आप एक प्रोफेसर को फाइंड करें, या कि फिर दूसरा तरीका होता है कि आप 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं और यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि इसमें आपके रेलेवेंट बंदा है भी या नहीं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो जर्मनी में रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दे। अच्छा, जर्मनी में जो कि खुद से यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। सर यूनिवर्सिटी का रीजनल स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है रीजन के लिहाज से, हर स्टेट जो देती है, उसमें पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, एडमिशन लेटर मिलता है, फिर आपको स्कॉलरशिप में यही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इनमें वैसे ये आपका क्या मतलब है कि एक स्टेट जो है वो उसका स्कॉलरशिप? सर मैंने एक वीडियो देखी थी, काफी ज्यादा वीडियोस पे देखी हैं स्कॉलरशिप के ऊपर यूट्यूब पे। रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है जर्मनी में, उसके बारे में आप आइडिया है तो गाइड कर दें। वो आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, फिर आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए उसके पोर्टल पे जाना पड़ता है, उसके लिए फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो आपने जो बताई है ये तो काफी ज्यादा ये कह लें कि कॉम्पिटिटिव है। उसमें आई थिंक
आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो तो मोस्टली मिल जाती है। यहाँ पे वैसे होती हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफरेंट 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 ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं यहाँ पे जो कि फंड कर देती हैं। मेन चीज़ होती है आप कंट्री में पहुँच गए हैं, जब आप कंट्री में पहुँच जाते हैं ना फिर आपके पास काफ़ी रास्ते निकल आते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टडी परसू करना चाह रहे हैं आप के लिए तब तक ज़्यादा मुश्किल है जब तक आप पाकिस्तान में हैं। जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं फिर आपके लिए इजी, यानी रास्ते निकल आते हैं। इजी तो नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो फिर आप के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा आप स्पेंड कर रहे होंगे। तो फंडिंग यहाँ पे मिल जाती है अगर आप यहाँ पे मौजूद हो। आप जैसे बता रहे हैं ना कि आप स्टेट की फंडिंग्स हैं, उसमें फिर वो इस चीज़ में जो छोटा स्कॉलरशिप होगा ना उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी होंगी कि वो प्रेफर कर रहे होंगे, जो कि फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी में एक स्टेट की स्कॉलरशिप निकल आई है उसमें वो प्रेफर उनको कर देंगे जो कि यूरोप में ही है, जिनके लिए ट्रैवल करना यहाँ पे इजी है। और ये उनको भी पता है, जर्मन्स को भी पता है कि जो एम्बेसी है वहाँ पे वो कितना टाइम ले रही है। हमारी एम्बेसी 10 महीने 12 महीने ले जाती है अगर आप नॉर्मल तरीके के थ्रू जा रहे हैं ना। इवन आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस पे भी वो 10 महीने 12 महीने। और अगर आप डार्ट के थ्रू है ना, डार्ट की वो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उसमें प्रायोरिटी 1 होती है। और प्रायोरिटी 1 का मीन्स है कि आप विद इन 1 मंथ आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो फिर ऐसे करते हैं कि जस्ट जो करीबी करीबी जो ये फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर आपके ज़्यादा चांसेस हैं। तो वही बात है कि मेन जो एजेंसी है ना वो फिर जो डील कर रही होती है वो वही है। जैसे यहाँ पे डार्ड है वो मेन एजेंसी है जो कि जर्मनी में स्कॉलरशिप्स को और स्टडी एक्सचेंज को वो कर रही होती है फॉलो। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसमें जाएं। और वर्क बेसिकली ये है कि आप प्रोफेसर्स को फाइंड करें अपने रेलेवेंट, और साथ में आप कॉन्स्टेंटली, अब यही बात है मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि भाई अप्लाई, अगर आप कांट विन इफ यू डोंट अप्लाई। अगर आप यही पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि यार डार जो है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है तो मेरा तो चांस ही कोई नहीं है तो मैं अप्लाई ही नहीं करता, वही हेजिटेशन आ जाती है। तो आप अप्लाई करते रहें, साथ में ऑन अ साइड आप साथ में ये लेके चलते रहेंगे ठीक है मैं दूसरी चीज़ों को भी साथ कंसिडर करता हूँ। आप मेन एजेंसी जो है ना जैसे कि डार्ड है, एचईसी है, इसके इसके थ्रू जितने भी एप्लीकेशंस आती हैं आप सब पे अप्लाई करते रहें। ऑन अ साइड आप प्रोफेसर को भी रब्ता करें, और आप इस तरह जो छोटे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एक खास एजेंसी की तरफ से होते हैं, यहाँ पे अब कैथोलिक भी होते हैं कुछ, वो फिर उसमें क्रिश्चियंस को वो करते हैं, इस तरह डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनमें वो फिर डिफरेंट उनकी प्रायोरिटीज होती हैं। तो आप उनको साइड पे लेके चलें, लेकिन आई विल रिकमेंड कि मेनली जो है ना वो जो प्रॉपर चैनल इनका चला हुआ है उसके थ्रू ही चलें। अच्छा अभी फिर मैं ये मैसेज देख लूँ अभी अभी इसमें तो क्या चल रहा है। जी जी। सही है। इसमें मोस्टली तो आपने जो है ना वो आंसर कर लिए हैं, चाहते हैं कि है देख लिया मे मेरे बी समटाइम्स होते हैं वो मैसेज में पूछना प्रेफर करते हैं। ये सर है, व्हाट स्ट्रेटजी वी शुड यूज इन मोटिवेशन लेटर। हाँ, स्ट्रेटजी इन मोटिवेशन लेटर वो यही है, सबसे पहले आपने अपना बताना है कि मैं इसमें अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा हूँ। इस आप अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिख के बताना है कि मैं इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और सेकेंडली फिर आपने बताना है या फिर अगर आपके पास कोई फंडिंग एजेंसी, आपने फिर फंडिंग एजेंसी को एड्रेस कर देना कि मैं अपना एक्सप्रेस आई एम राइटिंग हियर बाय टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप या फिर अप्लाइंग इन दिस लैब। सेकेंडली फिर आपने बताना होता है कि आपकी डिग्रीज जो आपके आपने अभी रिसेंट डिग्री है, लेटेस्ट डिग्री है, उसमें आपने क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स है, बैचलर्स में आप बता सकते हैं कि आपकी इंटर्नशिप क्या थी, और आप अपने कोर्सेज को हाईलाइट कर सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल उस स्कॉलरशिप के ज़्यादा रेलेवेंट हैं। तो आप उसको
थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसमें अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे, उसमें आप बाकी सबको नहीं करेंगे। जस्ट जो आपका रेलेवेंट है आपने उसको हाईलाइट करना है, ताकि उसको पता चले कि इसके पास इस चीज़ के रेलेवेंट थोड़ा बहुत नॉलेज है। सेकंड, फिर आपने बताना होता है कि क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल HPLC मल्टीप्लेक्ट्री, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हमारे नहीं है। इसमें आप प्रोटियोमिक्स को देख सकते हैं, जेनेटिक्स को देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर थिंग्स को आप मोर डीपली देख सकते हैं। जैसे कि अब आजकल लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं, लेटेस्ट साइंस, आजकल साइंस शिफ्ट हो गई है फ्रॉम फ्रॉम मायरिंग द इनसाइड। अब ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं विजुअलाइजेशन में। आप कितना अच्छे से दिखा सकते हैं। जैसे कि आजकल वो SCM EDX ये चीज़ें चल रही हैं कि आप एक पिक्चर दिखा सकें कि क्या चल रहा है। माइक्रो XRF, नैनो XRF, इस तरह की चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो आपको ये भी, आपको इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज जो है वो बड़ा अहम है। आपको उसका नॉलेज हो ना, तो कि किस इंस्ट्रूमेंट से क्या हो सकता है। अब हमें तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हमने ये चीज़ें अपने लैब्स में देखी नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों का पता हो ना, फिर आपको ये भी पता होगा कि फ़लाँ लैब में मैं क्या कर सकता हूँ, उस लैब का पोटेंशियल क्या है और मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। फिर आप रिसर्च प्रपोजल बनाना आपके लिए ईजी हो जाता है। अल्टीमेटली आपके लिए फिर एक्सेप्टेंस जो है वो ईजी हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है। सेकेंडली कि आप को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो फिर आप ये बता सकते हैं। और फिर एट द लास्ट आपने ये बताना होता है कि ये जो स्कॉलरशिप है या ये जो डिग्री है, ये मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकती है। आप के कैरियर के लिए क्या कैसे साबित हो, अच्छी साबित हो सकती है। और एट द एंड आपने एक दो लाइन उसमें बता देनी होती है कि आपका फ्यूचर गोल क्या रहेगा उसको लेके। तो दैट्स द मेन थिंग अबाउट मोटिवेशन लेटर। नेक्स्ट है जी इज एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द जर्मन प्रोफेसर नेसेसरी फॉर विनिंग डार्ट ना। इसमें इतना नहीं है, इसमें पहले डार्ट आपने विन करना होता है और डार्ट के बाद आपने प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना होता है। और अगर तो आपके पास जर्मन प्रोफेसर के साथ पहले से लिंक है और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इवन अगर आप रिकमेंडेशन में अगर कर सकते हैं एप्लीकेशन के दौरान, तो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू। नेक्स्ट है जी आई नीड मच एक्सटेंसिव गाइडलाइन और रिसर्च प्रपोजल। ये रिसर्च प्रपोजल के ऊपर वाकई ये इवन जब मैंने भी अप्लाई करना था तो मुझे भी रिसर्च प्रपोजल में बहुत मुश्किल पेश आई थी। और क्योंकि आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं होता कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो कैसे बनाना है। और रिसर्च प्रपोजल एक वाकई बड़ी क्रूशियल चीज़ है एक स्कॉलरशिप विन करने में। तो बेसिकली वही है कि आपको नीड ऑफ प्रोजेक्ट के इस जो आप करना चाह रही हैं इसकी ज़रूरत क्या है। आप फॉर एग्जांपल कह रही हैं वो जो हमारे चल रही है ना, इफेक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन दिस, ये गुजर चुका है, पुरानी कहानियां हो गई हैं। अब आपको ज़रा कुछ और चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं। उसमें आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। उसमें वही बात है कि आपको रिसर्च पेपर पढ़ना आना चाहिए कि आप सबसे पहले रिसर्च पेपर को ओपन करें। उसमें आपने फॉर एग्जांपल आइडिया जनरेट करना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो रिव्यू आर्टिकल्स हैं ना लेटेस्ट, आपने फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स में ही देखना है। तो आप जेनेटिक्स के रेलेवेंट, आपकी अपनी फील्ड के रेलेवेंट जो आपको नज़र आता है ना, सबसे बेस्ट है वेब ऑफ साइंस को देखें। वेब ऑफ साइंस का ये फ़ायदा है, उसमें जितने भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर्स हैं वो पब्लिश होते हैं, उसमें कोई लो इम्पैक्ट वाला पब्लिश नहीं होता। तो वेब ऑफ साइंस में आप जाके जब सर्च करेंगे ना, तो आपको एक अच्छी ही पब्लिकेशन मिलेगी और उसमें रिव्यू आर्टिकल को आपने देखना है। जब आप रिव्यू आर्टिकल को देखेंगे और उसके पेपर के एंड पे जाएंगे ना, कंक्लूजन वाली साइड पे, तब उसने कंक्लूजन में लिखा होगा कि मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि पिछले 10 साल में ये जो भी स्टडी हो चुकी है उसमें ये बातें सामने आई हैं और ये गैप है। वो जो एक लाइन है ना, अब हमें नहीं पता, हम आंखें बंद करके पूरा का पूरा पेपर पढ़ जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें चाहिए क्या है इसमें। तो
असल टेक्निक है, आपने देखना है कि आपको पेपर कैसे पढ़ना है, उसमें से आइडिया कैसे जनरेट करना है। उस एक लाइन को आप अपनी नोटबुक में लिख लें, फिर एक और रिसर्च पेपर देखें, रिव्यू पेपर देखें, रिव्यू आर्टिकल देखें, उसमें से इस तरह की एक दो लाइनें, फिर आपके पास जब कोई 10-12 लाइनें हो जाएंगी ना, आप फिर एक पोजीशन में होंगे कि मैंने किस चीज़ पे काम करना है, क्या वाकई नोवेल चीज़ आ रही है जिस पे मैं काम करूंगा, तो लो ये मेरे फील्ड के भी रेलेवेंट है और इस पे मैं वर्क कर सकती हूँ। फिर आप एक प्रोफेसर को सर्च करें, देन आप और उसमें यही बात है, असल चीज़ है आइडिया जनरेशन। अब जब मैंने अपने प्रोफेसर के साथ रब्ता किया था, मैंने उसको जस्ट ईमेल में ये मैंने लिखा था कि यार ये मेरा हाइपोथेसिस है, मैंने ये आइडिया जनरेट किया है। उसके ऊपर उसने फिर कहा ठीक है, इसके ऊपर मुझे रिसर्च प्रपोजल दे दो। असल चीज है कैची आइडिया। आपके पास जो आइडिया है, आपका हाइपोथेसिस, वो एक लाइन अगर प्रोफेसर को टच यानी उसको एडमायर कर गई, देन आपको आगे कुछ करने का फायदा है। नहीं तो आप चाहे 5 पेजेस का प्रपोजल बना लें, 10 का बना लें, वो उसके लिए मुसीबत होगी पढ़ना। प्रोफेसर्स के लिए इतना इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो आपका 5 पेजेस का पेपर पढ़े, प्रपोजल पढ़े। मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था उस वो 2.5 पेजेस का था, और उसमें मैंने 3 जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट थे वो मैंने प्रपोज किए थे। उसमें जस्ट जस्ट मेनली मैंने ब्रीफली 3 लाइनों में डिस्क्राइब किया था कि ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैंने बता दिया था कि मेरा ये हाइपोथेसिस है, और हल्का सा आपने टच दे देना होता है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट में आगे मैंने एनालिसिस क्या करने हैं। तो ये आपका मैक्सिमम एक एक पैराग्राफ में आपका एक एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल आ जाता है। इस तरह मैंने 3 पैराग्राफ बनाए थे, और उसके फिर आगे नेक्स्ट अपने दे देने होते हैं रेफरेंसेस। तो मैक्सिमम 2.5 पेजेस में आपका पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल बन जाता है, और 1.5 पेजेस में आपका मास्टर्स का रिसर्च प्रपोजल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर मैं भी मैसेज को देखता हूँ? अच्छा। मैसेज भी देखी, बाकी तो पहले क्वेश्चन भी आपने मोस्टली जो है ना वो आपने आंसर्स करती है, देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट रह गया तो। I need okay, currently not down. Can we give careers that yearly convention conference in the foreign universities? ये डेडलाइंस तो आपने देखना होती है। ये तो वही ईयरली प्लान आपने बनाना है पूरा 1 साल का। उसमें आपने देखना है कि किस कंट्री में कब आपने अप्लाई करना है। तो ये एक पूरे का पूरा कैलेंडर में आपका प्लान होगा। इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की मोस्टली कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें थ्रू आउट द ईयर एप्लीकेशन जो है वो ओपन होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें मोस्टली जो है वो टाइम ये अगस्त से पहले पहले, जैसे कि ये जून से स्टार्ट होती है, 15 जून से 15 अगस्त तक। इस तरह जो है विंटर सेमेस्टर के लिए होता है, और जो समर सेमेस्टर के लिए है वो डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर से स्टार्ट होती है। आई थिंक ये एरास्मस की भी अक्टूबर के एंड पे स्टार्ट होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़ दिसंबर के एंड तक जाती हैं एप्लीकेशंस। तो आप एरास्मस को अगर आप लेके चलना चाह रहे हैं तो आई थिंक ये अक्टूबर में स्टार्ट होगी। आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कब कब इसकी आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट आपकी डेडलाइंस हैं। सर कौन सी एप्लीकेशन बताइए? अच्छा ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था वैसे भी सर। रिगार्डिंग मास्टर स्कॉलरशिप इन सॉइल साइंस, सॉइल साइंस में सॉइल साइंस में जर्मनी में वैसे कम है, लेकिन और एट द सेम पॉइंट जर्मनी में फिर वो चांसेस भी आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे, और यूनिवर्सिटीज़ भी आप के पास बहुत कम है यहाँ पे सॉइल साइंस की। लेकिन जो काम है वो फिर ऑफ कोर्स के वर्ल्ड लेवल का है। उसमें अब bear with PAY, maybe I can write here reply। इसमें भी आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी है, और डिफरेंट मोर यूनिवर्सिटीज लाइक कील यूनिवर्सिटी में भी सॉयल साइंस का डिपार्टमेंट है,
और कील के अलावा गोटिंगन की रैंकिंग भी हाई है। बेरूत की रैंकिंग इतनी हाई नहीं है, लेकिन बेरूत में बेनिफिट ये है, अगर आपका पाकिस्तान आने का इरादा है ना, तो सॉइल फिजिक्स में यहाँ पे है काम। सॉइल फिजिक्स का बहुत अच्छा काम है, और सॉइल फिजिक्स में पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। आप अगर सॉइल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको आइडिया होगा कि सॉइल साइंस में कोई अपना सॉइल फिजिक्स का कोई बंदा नहीं है। फ्रॉम विच वेबसाइट कैन अप्लाई फॉर टेस्ट? ये टेस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है वो तो आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही, फॉर एग्जांपल आपने डार्ट करना है, डार्ट के ही उनका डार्ट पोर्टल होता है डिफरेंट, यानी डार्ट पोर्टल dart.portal.de आप लिखेंगे गूगल पे तो वो आ जाएगा। उस पर आपको पहले अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, फिर आपने उसमें एप्लीकेशंस की तरफ जाना होता है, और एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो उनकी मेन वेबसाइट पे डार्ट पे आ रही होती है। स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन व्हाट्स आर ऑप्शन? भाई जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना, ये भरी पड़ी है वेटरनरी से। मेरे 6 7 पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो अभी करंटली डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, और वेटरनरी में DVM में ही कर रहे हैं। हाँ, वेटरनरी यहाँ पे उसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, कोई ये एनिमल्स के रिलेटेड ही है। तो आप मुझे मे बी, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको किसी एक आधे का कोई कांटेक्ट भी दे दूँ, जो कि आप अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे आने में, तो दैट कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म, चाहे होता है, आई डोंट नो। क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं लगी। सारे रीजनल स्कॉलरशिप इन जर्मनी के बारे में बता दें, ये क्वेश्चन भी होगा। काइंडली प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ सेशन। You should list the public agricultural universities। अच्छा, पब्लिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इसमें डाट की 1 सेकेंड, मैं एक लिस्ट है, ये मैं व्हाट्सएप पे हमजा भाई को फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप इनसे ले लेंगे। Now we are going to wind up this session. Thank you for your participation. Thank you, Mr. Fazan, for your precious time and valuable information. मोस्ट वेलकम।